चैप्टर नंबर 10 पर है। Now guys, please pay attention. Away all the excited souls. Settle down. The prospect of having 2 more holidays, if it makes you so happy, then remember that whatever holidays we build up or I build up, that has a negative repercussion of that. सो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर छुट्टी एंजॉय करने का भाई खुशी है तो भाई एक्स्ट्रा पढ़ने का दुख मत रखिएगा। तो पहले ज़रा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। आइए वापस आ जाइए। आपको मालूम है ना, माय फेवरेट वर्ड इज वसूली। नाउ भाई ये डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? बोला मेरे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। प्लीज कट ऑफ ऑल वॉइसेस। मुक्त हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में व्हाट इज डिस्चार्ज? लायबिलिटीज खत्म, राइट्स खत्म। कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में जब मैं बोलता हूं भाई रिलीज ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज, रिलीज ऑफ नहीं फ्रॉम यूज करूंगा। रिलीज फ्रॉम राइट्स एंड लायबिलिटीज। मुक्ति मिल गई जी। अब राइट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, किस्सा खत्म। इंग्लिश में एक वर्ड है एब्सॉल्व। जब आप इसको लिटरेचर में यूज करते हो तो लिटरेचर में यह यूज होता है पापों से मुक्ति के लिए। एब्सॉल्व मतलब मुक्ति। ये एब्सॉल्व किससे? पापों से, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोनरेशन। हम रोज ऊपर वाले से दुआ करते हैं, भाई ऊपर वाले हमने जो बुरे कर्म किए हैं उनके लिए हमें भाई फॉरगिव कर, माफ कर। वी सीक एक्सोनरेशन फ्रॉम गॉड एवरी डे। एब्सॉल्व लॉ में भाई उधर रिलीव फ्रॉम लायबिलिटी, लायबिलिटी से मुक्त हो जाने के लिए वर्ड एब्सॉल्व यूज किया जाता है। तो यार ये तो बात क्लियर है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट होंगे, और अगर डिस्चार्ज मिलेगा तो राइट एंड लायबिलिटी से मुक्ति मिल जाएगी। सो दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज। तो किस तरह भाई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दे कम टू एन एंड। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कम टू एन एंड। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, चैप्टर का नाम है जी कमिंग टू एन एंड। देखिए कितने तरीके हैं जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज दे कम टू एन एंड। पहला, नंबर 1, परफॉर्मेंस। बोला आपने जो एक दूसरे को प्रॉमिस किया है वो कर दीजिए। डिस्चार्ज, हाँ जी, आपने मुझे गुड्स देने थे, दे दिए। मैंने आपको पेमेंट करनी थी, कर दी। लायबिलिटी, दोनों की ऑब्लिगेशन खत्म। डिस्चार्ज, हाँ जी, राइट्स खत्म।
नहीं सर, अगर माल डिफेक्टिव निकला, नहीं वो ठीक है, अगर माल डिफेक्टिव निकला तो रिटर्न करने का राइट है, वो सब बातें आर देयर, बट नॉर्मली जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कर दीजिए तो डिस्चार्ज हो जाता है। कई बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक पार्टी अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहता है। जैसे मान लीजिए मैं प्रॉमिसर हूं, मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया है, तो मैं रेडी हूं अपना काम करने के लिए, बट आप बदतमीज मुझे परफॉर्म ही नहीं करने देते। सो अगर आप मुझे परफॉर्म नहीं करने दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि मैं 25 सितंबर तक गुड्स आपको डिलीवर कर दूंगा, और आपने बोला था कि आप जैसे ही मैं गुड्स डिलीवर करूंगा हाथों हाथ मेरे को पेमेंट पकड़ा दोगे। तो मैंने आपको 20 सितंबर को बोला, भाई कब बोला? रात को 12:30 बजे? नहीं, वर्किंग आवर्स के दौरान बोला, प्रॉपर टाइम पर बोला, प्रॉपर प्लेस पर बोला, आपको ढंग से बोला, भाई वो गुड्स रेडी हैं, ले आऊं, डिलीवर कर दूं, अभी पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। आपने बोला कोई जरूरत नहीं माल देने की। बोला यार क्या बात है, नाराज हो गए, माल लेंगे नहीं? बोला नहीं लूंगा, पेमेंट भी नहीं करूंगा, माल वाल लेकर आने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर 23 को ट्राई किया, बोला आज ले आऊं माल? बोला नहीं, बोल दिया ना मैं लूंगा नहीं, या हमारी दुकान बंद है मत आइएगा। तो फिर मैंने 24 को आज, और मान लीजिए कल भी ट्राई किया। आप हर बार मना कर देते हो, आई एम रेडी टू परफॉर्म, बट आप मुझे परफॉर्म नहीं करने देते हो। तो देखिएगा परफॉर्मेंस में देयर इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिसमें आदमी भाई जो प्रॉमिस किया होता है वो करता है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कोशिश की परफॉर्मेंस की। और इसके लिए लॉ में टर्म यूज होता है टेंडर। सर हमारा मन करता आपका ना सच में गला दबा दे। अभी 2 दिन पहले तो आपने टेंडर का मतलब हम लोग को बताया था, ऑफर होता है। हाँ जी, एक टेंडर का मतलब लॉ में और है। सर आप आदमी ना बहुत गलत किस्म के हैं। मुझे क्या बोल रहे हैं आप यार? इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था टेंडर के इटसेल्फ 3-4 मीनिंग होते हैं। टेंडर इज सॉफ्ट, फायर टेंडर को भी टेंडर बोलते हैं, टेंडर इज गिविंग और रेंडरिंग ऑफ समथिंग, ये सब 3-4 मीनिंग थे। तो लॉ में भी अगर 2-3 हो गए तो आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? तो सर टेंडर में मतलब, लॉ का मतलब टेंडर के 2 मीनिंग, एक तो एक ऑफर और दूसरा है सर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। हाँ जी, इसी को टेंडर बोलते हैं। हाँ जी सर, इसको और ऑफर की टर्म्स में लिखे तो कैसे लिखें? ऑफर टू परफॉर्म। आई हैव ऑफर्ड टू परफॉर्म, कि भाई मैं अपना काम करने को राजी हूं। प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म, बट प्रॉमिसी इज नॉट लेटिंग हिम परफॉर्म। तो इसका क्या इंप्लीकेशन हुआ कि भाई देखिए मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, आप मुझे पूरी करने नहीं दे रहे, तो मैं कोर्ट को जाकर, गेट बंद करिए ढंग से, कितने झूठ यारों को यारों के लिए बोलने पड़ते हैं, और बोलकर यार शर्मिंदा हो जाते हैं। नहीं, तुमने बोला, उसने बोल दिया, तुम एक दिन में प्रकट हो गए। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, घर की बात है भाई, सब समझता हूं। जब इश्क का जुनून सवार हो तो फिर कुछ दिखता नहीं, और तुम्हारा इश्क बहुत यारों से है भाई, उधर पढ़ाई से कम है, होगा उससे भी होगा एक दिन। भाई ख्याल करिए। सो आई एम रेडी टू परफॉर्म,
आपने मुझे परफॉर्म नहीं करने दिया, व्हाट इज माई स्टेटस? देखिए, आई एम नॉट रॉन्ग एनीवेयर, आई एम नॉट पार्टी एट फॉल्ट, आई वॉज रेडी टू परफॉर्म। मैंने तो ऑफर भी किया आपको, परफॉर्म करूं, आज दूं माल। कितना बार तो मैं आपको ऑफर किया, आपने मना कर दिया। तो अब मैं अगर कोर्ट के पास जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं कोर्ट का, कोर्ट पूछता है क्या हुआ बेरी? बोला देखिए मैं प्रॉमिसर हूं, मैंने प्रॉमिस किया था मैं परफॉर्म करूंगा, मैंने ऑफर भी किया परफॉर्म करने का, बट सामने वाले ने मना कर दिया। तो मेरे क्या क्या राइट्स हैं बताइए? तो जज मेरे सर पे हाथ फेरेगा, लॉ मेरे सर पे हाथ फेरेगा। बोला तूने अपनी तरफ से कोशिश की? बोला पहला तेरा राइट है रीप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तू कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। मैं बोला उससे मुझे क्या फायदा? बोला अगर तू रीप्यूडिएट कर देगा तो फिर तेरी कोई लायबिलिटी रहेगी नहीं। मैं बोला मतलब? बोला जैसे तूने 20 को भी बोला सामने वाले को तू माल देने को राजी, उसने मना कर दिया। फिर तूने 24 को भी बोला, आज 24 तारीख है ना, 24 को भी बोला। अब पार्टी भाई अगर 25 को तेरे से माल मांग ले कि भाई आज तो लास्ट डेट है, तो तेरे को देना पड़ जाएगा, तो तू भी लायबिलिटी से मुक्त हो जा, तेरे को नहीं देना ना उसको माल। मैंने बोला नहीं आप नहीं देना। तो 24 को ही कोर्ट ने मेरे को रिप्यूडिएशन मेरे फेवर में लिख दिया। दैट मीन्स अगर आप 25 को बोलते भी हो भाई मुझे माल चाहिए, तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा मैं रिप्यूडिएशन एंजॉय कर चुका हूं। रिप्यूडिएशन का मतलब मैंने कोर्ट को बता दिया कि आई हैड अटेम्प्टेड टू परफॉर्म, बट सामने वाले ने मना कर दिया, सो मुझे लायबिलिटी से मुक्त कर दिया गया, मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। और भी मेरे राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं? डैमेजेस वगैरह जो और हैं, वो सब कोई राइट मेरे अफेक्टेड नहीं होते। लॉ मेरे को और भी राइट्स में सपोर्ट करेगा। सो मतलब क्लियर हो जाए आपको, अगर किसी ने परफॉर्म कर दिया तो लायबिलिटीज वगैरह से मुक्ति मिली गई। अगर किसी ने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कर दिया तो भी उसको मुक्ति मिल जाती है, और उसके राइट्स जो हैं नेगेटिवली अफेक्टेड नहीं होते हैं। राइट्स, अगर मैं ऐसा कोई फ्रेज बोलूं, डू नॉट गेट प्रेजुडिस्ड। सर ये प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? देखिए वैसे तो प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव, पार्शियलिटी जिसको बोलते हैं। बट अगर मैं बोलूं राइट्स डू नॉट गेट प्रेजुडिस, that means rights do not get negatively affected, rights negatively affected नहीं होते। सो प्रॉमिसर के जो भी राइट्स हैं प्रॉमिसी के अगेंस्ट में, दे डोंट गेट प्रेजुडिस्ड। उसने प्रॉमिसर ने अपनी तरफ से कोशिश की, प्रॉमिसी ने ही मना किया, वही डिफॉल्टर है, तो प्रॉमिसर के राइट बरकरार रहेंगे, उनको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकेगा। ये डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। आप सबके पास बुक है, मैं चाहूँगा कि आप शुरू से लेके डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस के एंड तक एक रीडिंग मार लें। भाई एक बच्चे का कुछ पूछना है, वो एक्सप्लेन कर दें, फिर आपको मैं पूरे टेंडर का 1.5 पन्ना पढ़वाने वाला हूं इसके तुरंत बाद, जंप लगवा के किसी दूसरे चैप्टर में। देखिए अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो सब ठीक है, बट इफ यू ऑफर टू परफॉर्म तो व्हाट आर यू परफॉर्मिंग? डिलीवरी ऑफ गुड्स, हाँ उसका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो सकता है। बट अगर पेमेंट की बात है तो पेमेंट का अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं वैलिड है। मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको 20 तारीख को बोला भाई गुड्स दूं, दिए नहीं, बोला खाली दूं, आपने मना कर दिया, इसलिए मैंने दिए नहीं। तो मैं कोर्ट को क्या बोल रहा हूं कि मैंने परफॉर्मेंस अटेम्प्ट किया था। सो मेरे राइट्स बचा के रखिए, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मेरा ख्याल रखिए। सामने वाले का डिफॉल्ट है। बट अगर यही पेमेंट करने वाली बात होती, परफॉर्मेंस
अगर पेमेंट को बोलते तो अटेम्प्टेड पेमेंट इज नो पेमेंट एट ऑल। सर मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा केस लेते हैं, मैंने आपको माल बेचा 50 लाख रुपए का, आपने पेमेंट करनी थी 20 सितंबर को। आप 20 सितंबर को बैग लेकर आए नोटों से भरा हुआ, बोला बेरी वो 50 लाख की पेमेंट ले आया हूं, रेडी है। मैं बोला भाई प्लीज रुक जा, कोई इमरजेंसी कॉल आया है, सम फ्रेंड इज इन डिस्ट्रेस, हॉस्पिटल में है भाई, मैं पेमेंट अभी ले नहीं सकूंगा, तो रुक मैं बाद में लेता हूं, 2 दिन बाद लेता हूं। तो आपने पेमेंट का करना जो है वो अटेम्प्ट किया। उसके बाद जब 2 दिन बाद मैंने आपको पेमेंट मांगी तो आपने अपना कॉलर ऊंचा किया और बोला आई हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मैं बोला मतलब मेरे को तो पैसे मिले नहीं। बोला तुम लिया नहीं, हम तो देने को राजी था। बोला बस मेरे को डिस्चार्ज मिल गया। अरे नहीं भाई, आप एक्चुअली पेमेंट करोगे तो डिस्चार्ज मिलेगा। अगर आप कोर्ट को ये बोलोगे मैंने तो देने की कोशिश की थी, बेरी नहीं मना कर दिया, सो दैट इज माई परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज एज गुड एज परफॉर्मेंस। ऐसा ही मान लीजिए मैंने 50 लाख दे दिया, नहीं, पेमेंट को छोड़कर बाकी मैटर्स में माना जाएगा कि किसी ने भाई अगर परफॉर्मेंस अटेम्प्ट किया है दैट इज एज गुड एज परफॉर्मेंस। बट कोई बोलता पेमेंट का परफॉर्मेंस, बोला वो तो एक्चुअली कर ही होगा, पेमेंट का अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज नॉट टेंडर। समझे भाई साहब? हाँ, एक काम करते हैं हम लोग, सेंस इतना भाई एफर्ट पुटअप कर रहे हैं, एक जंप लगा के चैप्टर नंबर 9, इसके पहले एक चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जंप लगा लेते हैं। सर ये क्या मतलब है? अरे उसमें दोबारा कौन करेगा यार, अब इतनी बात हुई है तो खत्म ही कर लें। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस चैप्टर के पहले वाला चैप्टर देखा, ऑफर टू परफॉर्म। अब इसको जब आप पढ़ेंगे, रुक जाइए पहले मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वही देखने वाला है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस करने से तो ऑब्लिगेशंस ख़त्म हो ही जाती हैं, बट अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिसर है वो परफॉर्म करना ऑफर करे, अटेम्प्ट करे, तो उसको टेंडर बोलते हैं। और उसका भाई परफॉर्मेंस अटेम्प्ट करना इज इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस ओनली, एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन है? जहां पेमेंट का भाई उधर करना हो वहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए। अदरवाइज बाकी जो एप्लीकेशन है वो अगर अटेम्प्ट भी करता है तो उसको मानते हैं कि उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी और उसके राइट्स वगैरह जो है लॉ हमेशा अनप्रेजुडिस्ड रखेगा, प्रोटेक्टेड रखेगा, वो बरकरार रहेंगे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। भाई सुनिएगा, मेरी अब बातें सुनिए। मैंने आपको 25 सितंबर के पहले पहले डिलीवरी करनी थी। मैंने आपको 20 तारीख को फ़ोन किया, बोला भाई मैं तेरे को माल देने को राजी हूँ, अगर, ये अगर मगर क्या भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी उसी पे भाई उधर आप परफॉर्मेंस करिए, अटेम्प्ट करिए परफॉर्मेंस। अगर मैं कोई कंडीशन अटैच करके टेंडर आपको किया है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज विद सम कंडीशन अटैच, इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर, इट वुड नॉट गिव मी एनी राइट, दैट इज एज गुड एज आई हैव नॉट परफॉर्म्ड। दूसरी बात, मैंने आपको बोला देखिए आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें मैंने आपको बोला था मैं 1000 के 1000 पीस एक साथ डिलीवर करूंगा। तो मैंने आपको बोला भाई अभी 200 पीस दे रहा हूं और 800 पीस 25 के पहले पहले दूंगा। आपने बोला ना, ऐसी तो बात ही नहीं हुई हमारी, मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो पहले ही बोला था मुझे सारा माल एक साथ चाहिए। तो अगर मैं आपको कम क्वांटिटी दे रहा हूं तो दैट इज नॉट अ टेंडर, दैट्स नॉट अ वैलिड टेंडर।
भाई ज़रा ख्याल करिएगा, आपकी हमारी बात हुई थी, मैं 1000 पीस दूंगा आपको। मैंने बोला भाई ये 998 पीस अभी ले ले, बाकी भाई 2 पीस 25 के पहले पहले पहुंचा दूंगा। दैट इज ओके। अब उसके लिए आप बोलोगे नहीं पूरा क्वांटिटी नहीं है, वैलिड टेंडर मैं नहीं मानूंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बी रीजनेबल। टेंडर जो है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो आपका एक दूर का रिश्तेदार है जो आपको भाई मिलता भी नहीं, मैं उसको जाके बोलता हूँ भाई मैं माल देने को राजी हूँ, वो हैरान सा मुझे देखता, बोला कौन सा माल? बोला वो तेरा जो दो रिश्तेदार है ना, चाचा का लड़का, उसको माल देना था, मैं देने को तैयार हूँ, दे दूँ क्या? अरे मैं उसको क्यों पूछ रहा हूँ, इट हैज टू बी मेड टू द राइट पर्सन। मैंने बोला नहीं, मैंने परफॉर्मेंस अटेम्प्ट कर लिया, तेरे रिश्तेदार को भाई मैंने बोला, ऑफर दिया कि मैं परफॉर्म करूंगा। नॉनसेंस। इट हैज टू बी मेड टू प्रॉपर पर्सन, इट हैज टू बी मेड एट प्रॉपर टाइम। फोन किया आपको रात को 2 बजे, बोला माल लेकर आ रहा हूं। अब बोला पागल है क्या, रात को 2 बजे माल की डिलीवरी होती है? हाँ, कौन से माल की? सरिये की। अगर सरिये की डिलीवरी करनी है, वो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, वो रात को ही होता है, रात को 12 से 4 के बीच में, ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो मिनिमाइज हो जाए। आपको मालूम है ना, मैक्सिमम एक्सीडेंट ट्रक जो सरिया वगैरह लेके जाते हैं उनके साथ होते हैं हाईवेज पर। कम से कम आपको आधा किलोमीटर दूर रहना चाहिए ऐसे ट्रक से, साइड से निकल जाइए फटाफट भाई, बहुत डेंजरस है वो। और वो रास्कल लोग तो पेंट करके भी नहीं रखते, उनको एजेस पेंट करके फ्लोरोसेंट कलर से रखने चाहिए। वो एक लाल रंग का गंदा सा कपड़ा लगा देते हैं, पता भी नहीं चलेगा, आपकी गाड़ी करीब पहुंच जाएंगी एंड इट वुड इम्पेल इनटू योर कार। वेरी डेंजरस। एनीवे, तो अगर हाँ भाई बिजनेस आवर्स वही है, रात के 2 बजे के बिजनेस आवर्स हैं, देन इट इज प्रॉपर टाइम। मैंने आपको बोला आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि माल आपके कलकत्ते वाले गोडाउन में डिलीवर करूंगा। मैं आपको फोन किया, बोला भाई उड़ीसा में माल डिलीवर करने को राजी हूं। दैट इज नॉट अ टेंडर। जहां बात हुई प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पर ही टेंडर भाई हो तो वैलिड टेंडर माना जाता है। भाई मैंने ना आपको कुछ गुड्स डिलीवर करने, आपका 5 साल का बच्चा बाहर खेल रहा है, उसको अप्रोच किया, बोला पप्पू पापा घर पे हैं, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बोला पप्पू पापा को बोलना अंकल आए थे, वो कुछ डिलीवर करना चाहते थे, करूं डिलीवर? बच्चा बोलता है नहीं। और मैं भाई उधर वापस चला गया और बोलता मैंने तो परफॉर्मेंस अटेम्प्ट किया था। नॉनसेंस यार, व्हाट इज दिस? क्यों सर, बच्चा आप ही ने तो बोला था एजेंट हो सकता है। भाई हो सकता है, बट ही इज नॉट अ प्रॉपर पर्सन। हाउ वुड ही से यस और नो? सर आप बहुत वाइल्ड एग्जांपल दे रहे हैं। मैं वाइल्ड दे रहा हूं बिकॉज इट हैज टू बी अंडरस्टूड विद सिंप्लिसिटी। द रूल इज सिंपल, टेंडर हैज टू बी मेड टू अ प्रॉपर पर्सन। जो प्रॉमिसी है उसको, या प्रॉमिसी के प्रॉपर एजेंट को। भाई मैंने क्या किया जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप 4 लोग पार्टनरशिप बिजनेस में, अगर मैंने एक भी पार्टनर को परफॉर्मेंस अटेम्प्ट किया, बोला भाई मैं माल रेडी है अभी बोलो तो दे जाऊं, उसने मना कर दिया, आई हैव अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर जॉइंट प्रोमिसेस, एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं तो एक दूसरे को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। A no said by one of the partner is no said by all of them. I can assume, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कोर्ट में शो करने के लिए कि जज साहब मैं गया था इनके पास, इनको बोला था माल डिलीवर करता हूं, इन्होंने मना कर दिया। तो जज ने मुझे बोला तुझे दूसरों से पूछना चाहिए। मैं बोला जज साहब लॉ सीख कर आइए। एक पार्टनरशिप में फर्म में पार्टनर जो है सारे पार्टनर्स का रिप्रेजेंटेशन करता है। एक से अगर ना मिला दैट इज एज गुड एज सबसे ना मिला। तो वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसी अगर मना कर दे कि मेरे को परफॉर्मेंस नहीं लेना है, दैट इज फर्म ने मना कर दिया कि परफॉर्मेंस नहीं लेना है, एंड आई हैव अटेम्प्टेड टेंडर प्रॉपर्ली। भाई
मान लीजिए मैं आपको गुड्स दूं, आप गुड्स को अच्छे से सैंपल के साथ मिलाकर मैच करके देख सकें, इंस्पेक्ट कर सकें, ये सब अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा आपको। आपको मैंने बोला था मैं 25 सितंबर तक माल दे दूंगा, आपने मुझे क्लियर कट बोल दिया था, देख मेरी 25 सितंबर को माल अगर 12 बजे के पहले पहले देगा तो हमारा काम होगा। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या चक्कर है? बोला माल 4 बजे हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए शिपिंग कंपनी को दे देंगे, तो हमें 3-3.5 घंटे का टाइम चाहिए माल को चेक करने के लिए कि सब ठीक है ना। तो मैं बोला हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। तो मैं भाई माल पहुंचा दिया आपके यहाँ 3 बजे, आपको 4 बजे देना है। आपको मैंने इतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिया कि आप माल का इंस्पेक्शन कर सको, ठोक बजा के चेक कर सको सब ठीक है कि नहीं। तो मैंने बोला मैंने कुछ डिलीवर कर दिए, मेरा परफॉर्मेंस हो गया। नहीं जी, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं है, ना तो परफॉर्मेंस है ना तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, गलत है। क्योंकि अगर आपको मैंने गुड्स को इंस्पेक्ट करने का भी टाइम नहीं दिया, एग्जामिन करने का भी टाइम नहीं दिया, तो इट इज़ नॉट परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एट ऑल। और लास्ट पॉइंट तो हम लोग सीख ही चुके हैं कि जहाँ पैसे देने की बात है वहाँ पर कोई बोले दूँ पैसे दूँ, क्या दूँ? नहीं, जब तू दे देगा ना तभी वो वैलिड माना जाएगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है पैसे के केस में, उसमें अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं चलता। ये 8 पॉइंट है, ये शुरुआत से लेकर अभी तक पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये एकदम यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिए। हम वेटिंग। सर हम ना किताबें अभी तक लाए नहीं, मैं क्या करूँ बताइए ना भाई साहब, मैं तो आपको कल भी टाइम दे दिया। सर आपके हिसाब से तो आप ज़बरदस्ती खरीदवा रहे हैं किताबें। अच्छा एक काम कर, जेरोक्स करा ले, कोई बात नहीं, मत करिए, जेरोक्स कर ले। भाई किसी को एग्जाम्पल में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ने के पहले मैंने नहीं पढ़ा क्या एग्जाम्पल है नहीं है। कई बार एनडी कपूर जी जो है वो थोड़े पगलेट के जैसे काम करते हैं। तो आप देखेंगे 30-40 एग्जाम्पल्स के बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, नॉट दिस वन, ये तो मैंने अभी पढ़ा भी नहीं। तो कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है 30-40 के बाद एक में आपको दिखेगा, अब पढ़ोगे एंड यू विल बी वंडरिंग यार ये इस पॉइंट के नीचे क्यों लिखा है, क्यों, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा होता है। वो पूरी डिटेल कई बार पुट अप नहीं की जाती है तो हम उससे रिलेट नहीं कर पाते। बट सिंस वो केस उस पॉइंट से रिलेटेड होता है, उसकी रेफरेंस में होता है, वो आधा कच्चा पक्का तैयार करके वो आपके सामने डाल दिया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। द प्लेंटिफ्स, शिकायत करने वाले, एग्रीड टू सेल 10 tons of linseed oil to the defendant to be delivered within the last 14 days of March। ये क्वांटिटी लिंसेड ऑयल की लास्ट 15 दिनों में डिलीवर हो जाएगी, 14 डेज में। डिलीवरी वॉज मेड at 8:30 PM on 31st March, a Saturday। मतलब परहैप्स इसको पढ़ने पे लग रहा है जैसे आप इमेजिन करिए दुकान की बंदी का टाइम है 8, साढ़े 8, 9 बजे और नेक्स्ट डे हॉलीडे। तो हुआ ये कि माल जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर डिलीवर करना था। तो परहैप्स वो लास्ट डे था, या चलिए लास्ट डे नहीं भी था तो नेक्स्ट डे वर्किंग डे नहीं था। आगे बढ़ रहा हूं। द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स ओइंग टू लेटनेस ऑफ द आवर। बोला बहुत लेट हो गया। तो उस केस में क्या डिसीजन हुआ? Held though the hour was unreasonable, the defendant could still take delivery before midnight। रुक जाइए भाई। बोला उस बिजनेस में मान लीजिए मार्केट रात को भाई 12 बजे तक खुली रहती है, 12 बजे तक तो जो मार्केट होगी, क्योंकि जज अगर बोल रहा है कि डिलीवरी कुड बी टेकन बाय मिडनाइट, तो ये देखिएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली वो लॉजिक समझ नहीं आया होगा आपको। ये मान लीजिए 31 मार्च है और 31 मार्च संडे है।
डिलीवरी आ रही है 30 मार्च को और डिलीवरी आ रही है 8:30 बजे रात को। नेक्स्ट डे क्लोज है। अगर मार्केट खुली रहती है या भाई उधर उस तरह की मार्केट में प्रैक्टिस है कि रात को भाई उधर डिलीवरी 12 बजे तक दुकानदार रिसीव करते हैं, तो 8:30 बजे ठीक है, लेट है, बट इतना भी लेट नहीं है कि मार्केट में जो प्रैक्टिस है, जो कस्टम है, उसके हिसाब से आप आराम से भाई 12 बजे तक डिलीवर कर सकते हो। जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जो साइकिल का बिजनेस करते हैं ना लोग, उनके यहाँ सारी डिलीवरीज अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock होती है, नहीं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है उनके घर। वो 6 बजे दुकानें खोल के आप देखेंगे 8 बजे तक रास्ते में लाल बाजार के आसपास डिलीवरी ले रहे होते हैं, मॉर्निंग 8 o'clock, उसके पहले डिलीवरीज ले लेते हैं। तो होगा यार, इनका सिस्टम होगा कि जब जज बोल रहा है कि डिलीवरी कुड बी टेकन टिल मिडनाइट, देन इट इज नॉट लेट ना, इट इज नॉट अनरीजनेबल। ठीक है, डिलीवरी आ जाती 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तो अच्छा होता, कोई बात नहीं। ऐसी मार्केट में डिलीवरी 12 बजे तक ली जा रही है, तो उसने बोला फिर लो, तो पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ होगा। तो व्हाट इज रीजनेबल टाइम किसके जिसमें डिलीवरी आप भाई दें तो टेंडर माना जाएगा, वो वेरीज फ्रॉम सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस। अब जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे टाइल मंगानी थी, तो मुझे टाइल मंगानी थी, मेरा वो बंदा बोलता है कि सर टाइल या तो सुबह 7 बजे के पहले या रात को 10 बजे के बाद। ऐसा ये क्या मतलब है? बोला 7 बजे के पहले तो मैं आता नहीं और 10 बजे के बाद मैं रहता नहीं, ये क्या चक्कर? बोला वो गाड़ी खड़ी नहीं करने देते। बोला पुलिस वाले नीचे गाड़ी खड़ी होगी, आधा घंटा आपकी टाइलें उठा उठा के ऊपर लाएगा, उसमें हमारा चालान हो जाएगा। ऐसे चालान होने दे भाई, मेरे को मेरे प्रॉपर टाइम पर डिलीवरी कर। वो तो हमारे डिलीवरी का टाइम वही होता है बड़ा बाजार जैसे इलाके में, 7 के पहले, रात को 10 के बाद। तो अब उनके धंधे में जो प्रैक्टिस थी वो उसके हिसाब से उन्होंने केस बना के डाल दिया। ठीक है, इससे आप इतना हलकान क्यों हो रहे, परेशान क्यों हो रहे? पॉइंट समझ में आना चाहिए। इट मस्ट बी गिवन, मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग गुड्स, इंस्पेक्टिंग गुड्स। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन का कोई लेना देना नहीं था, वो डिलीवरी का जो टाइम था। देखिए मैंने आपको बोला ना, ये हरकतें करता है, ये डिलीवरी का टाइम कोर्ट के हिसाब से बहुत अनरीजनेबल नहीं था। इट वॉज पॉसिबल टू टेक डिलीवरी बिफोर मिडनाइट, इसलिए वैलिड टेंडर माना जाएगा। ये वो तो उसमें वो पॉइंट से कोई रिलेशन खास बैठा नहीं। और कुछ है? हाँ sir, if the purchase is ready, storage area is not ready before the due date of the delivery. What is not ready? The purchase of storage area or godown, something like that. That is his problem. I am ready to deliver, and if you are saying no, why are you saying no? Because तुम्हारे गोडाउन में जगह नहीं है। That's bloody your problem. I attempted my performance. मैंने बोला था 25 सितंबर तक डिलीवरी करूंगा, मैंने तो 20 को पूछा, आपने मना कर दिया। मैंने 24 को पूछा, मना कर दिया। बोला आज तो 25 है, आज तो डिलीवरी करने दे, आपने मना कर दिया। क्यों? बिकॉज तुम्हारे वहां पे जगह नहीं है तो वाई शुड आई सफर? आई अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यू आर नॉट टेकिंग डिलीवरी, इट्स योर प्रॉब्लम। भाई वापस आ जाइए अपने चैप्टर में, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट, चैप्टर 10 में आ गए। और कंसेंट, वो तो बीच में हमने वो टेंडर करने के लिए जंप मारा था। हमारा चैप्टर तो ये है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट और कंसेंट। ये क्या बोलता, क्या है सुनिएगा। ये लोग बोलते हैं कि जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए पार्टीज का कंसेंट काफी है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पाने के लिए पार्टीज का कंसेंट काफी है। बोला जिस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट को, उसी तरह आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या? ऑब्लिगेशंस और राइट्स को जन्म देना, पैदा करना। और अगर आप कॉमन कंसेंट से चाहें तो उनको विड्रॉ भी कर सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं जिसमें बाय एग्रीमेंट या बाय कंसेंट लायबिलिटी गायब हो जाती है, कम हो जाती है, या एकदम मुक्ति ही मिल जाती है? देखिए, पहला आ गया नोवेशन। ये जो नोवेशन है, ये मैंने आपको बताया था, संस्कृत में वर्ड है नव, नवीन, नया, उससे रिलेटेड है। नोवेशन देखिए कब होता है। ये ए मैन्युफैक्चरर है और ये सी अपना कस्टमर है। मैंने आपको 2 दिन पहले एग्जांपल दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में था। इसकी ऑब्लिगेशन थी कि अपनी फैक्ट्री में माल बनाकर इसको सप्लाई करता 10 लाख के रेट में, 10 लाख रुपीस के रेट में, 10 लाख का माल। किसी कारणवश ये माल अब मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, इसको शायद फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसा बोल देगा कि मैं फैक्ट्री बंद कर रहा हूं, मुझे माफ कर दो, मैं तेरे को माल नहीं सप्लाई कर पाऊंगा। तुम्हें भी सामने वाला उसको माफ नहीं करे। वो बोले भाई मैंने तो तेरे को 2 लाख रुपए एडवांस भी दिया हुआ है, वो ब्याज के साथ मुझे वापस कर। या माल अब मार्केट में 15 लाख में मिल रहा है, तो 5 लाख का डैमेजेस मुझको दे। ये सब राइट कस्टमर के हैं। तो ये कस्टमर से रिलेशन नहीं बिगाड़ना चाहते, भले धंधा बंद कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी ये ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरर हैं, इनके कंपटीटर हैं। इनको अप्रोच किया मिस्टर ए ने और इनको बोला भाई कि मैं माल नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे पार्टी ने 2 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ है, ये एडवांस भी मैं तेरे को दे देता हूँ और माल बनाकर सप्लाई करने का राइट भी मैं तेरे को दे देता हूँ, पार्टी से पूछ लेता हूँ मैं। बी ने बोला हाँ, तू कस्टमर को पूछ ले, मैं भी भाई अपना सैंपल दे देता हूँ। तूने तो दिया था सैंपल, मेरे माल में थोड़ा 19-20 हेर फेर होगा, बट ये सैंपल मेरा दे दे। अगर वो हाँ बोलता है तो मैं दे दूंगा, इसमें क्या, तू बंद कर रहा धंधा तो बंद कर दे, कोई बात नहीं। तो अगर ये राजी हो जाता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये नया कॉन्ट्रैक्ट भाई उधर सब्स्टिट्यूट हो गया। मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज क्यों मिल गया? व्हाट वाज द कंसिडरेशन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट? दैट सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने ऑब्लिगेशन अडॉप्ट कर लिया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया गया किसी को। तो अब ये 3 लोगों के बीच में अरेंजमेंट हो गया। इट्स अ ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 पार्टियों वाला, 3 पार्टीज वाला। ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट जो है वो हो गया और ये पुराना डिस्चार्ज हो गया और ये नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। ये इनोवेशन है भाई, जरा ख्याल करिएगा। तो सर ये इनोवेशन हमेशा नई पार्टी के साथ होता है, 3 पार्टीज के बीच में होता है? नहीं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था। इनोवेशन सेम पार्टीज के बीच में भी हो सकता है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था जी, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। ए और बी के बीच में क्या बन गया? नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो सर ये भी इनोवेशन है? हाँ जी, ये भी इनोवेशन है। तो सर आपने उधर 3 पार्टी वाला क्यों बोला? बिकॉज मैंने 2 दिन पहले एग्जाम्पल 3 पार्टी वाला दिया था। तो याद रखिएगा, इनोवेशन इज नया, पुराना गया, बदले में नए राइट से नए ऑब्लिगेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। May be between same 2 parties or by one of the party gets substituted for another new party. Yeah, this is what we are talking about innovation. Is it fine? आगे बात करते हैं। Next is recession. ये देखिएगा, recession का सीन समझिएगा। प्रॉब्लम क्या है गाइस, ये सारी टर्म्स अगर आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ो तो लास्ट में जाके सब एक जैसी लगने लगती है
और जबकि सब कैटेगोरिकली अलग अलग है, हम बहुत टेक्निकली उसको देखते हैं। तो नोवेशन याद रखिएगा, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पूरा गायब, उसके बदले नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज नोवेशन। और तीन पार्टी वाला तो मैंने बता ही दिया। रेसिशन क्या है? मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, उसमें 5 टर्म थी भाई, 2 टर्म कैंसिल कर दी, रेसिशन हो गया। पहले क्या था? पहले ऑब्लिगेशन थी 5 चीजों को पूरा करनी, अभी 3 ही चीजें और पूरा करनी, 3 टर्म्स पर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा है। सर नया कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं, नया नहीं बना, वो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए। अच्छा सर, अगर सारी टर्म्स कैंसिल हो जाए तो भी रेसिशन ही बोलेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स कैंसिल हो गई भाई, और पार्टीज को मुक्ति मिल गई, डिस्चार्ज, अब परफॉर्मेंस ही नहीं होगा। अगर सारी टर्म्स कैंसिल नहीं हुई तो परफॉर्मेंस होगा, जो बची हुई टर्म्स हैं अनकैंसल्ड टर्म्स, उनके बेसिस पर परफॉर्मेंस होगा। दैट इज व्हाट रेसिशन इज ऑल अबाउट। और ये कैसे होता है भाई? उधर जरा ख्याल करिएगा, ये पार्टीज म्यूचुअली एग्री करती हैं कि चल यार ये टर्म्स कैंसिल कर देते हैं। या फिर कब होता है? आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना, 60 टर्म्स थी, मेरे लिए 2 टर्म्स बहुत भारी पड़ रही है, मैं परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहा हूं। मैंने आपको हाथ जोड़ा, बोला भाई ये ऐसा सिचुएशन है कि मैं ये पूरा नहीं कर पाऊंगा। आपने बोला ऐसे कैसे नहीं करेगा, बाकी 5 टर्म्स पर परफॉर्म कर। बोले चचा कहां थे? शॉपिंग, आ जाओ। गाइस हैव अ लुक। सर ये लेसर परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे थे, 60 टर्म थी, मैं अगर 2 टर्म परफॉर्म नहीं कर पाता हूं और मैं आपको बोलता हूं सुनिएगा भाई, मैं ये 2 टर्म भारी पड़ रही है मेरे पर, मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, प्लीज लेसर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करना मुझसे। 60 टर्म नहीं, 5 टर्म पर परफॉर्म करूंगा। अगर आप राजी होते हो ना तो उसको रेमिशन बोलते हैं, REMISSION, अभी थोड़ी देर में आएगा, विल बी डूइंग इट। रेसिशन अलग है। रेसिशन में क्या होता है? या तो कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स कैंसल, या तो सम टर्म्स कैंसल। कैसे? ईदर बाय म्यूचुअल कंसेंट और बाय, ये देखिएगा, आप डिफॉल्टर हो, आपने परफॉर्म नहीं किया, तो मैंने गुस्से में आकर बोला कि भाई तूने परफॉर्म नहीं किया ना, अब मैं तेरे को बताता हूं, मेरे राइट्स जो हैं अनप्रेजुडिस्ड रहेंगे, मैं कोर्ट में जाकर डिमांड करूंगा, जज साहब इस सामने वाले ने परफॉर्म नहीं किया, रिसाइंड कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट को, रेसिशन इशू कर दीजिए। तो कोर्ट मेरे फेवर में एक ऑर्डर लिख देगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड किया जाता है और बेरी को उसकी लायबिलिटी से मुक्त किया जाता है। ऑल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड कैंसल्ड। ऐसे होता है रेसिशन। तो रेसिशन फाइनली है क्या? कॉन्ट्रैक्ट की या तो सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी या कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। और कैसी सिचुएशन में होगी? या तो मिलजुल कर एग्रीमेंट से कैंसिल कर दिया, या फिर जब परफॉर्म नहीं किया एक पार्टी ने, तो जो पार्टी नॉट एट फॉल्ट है उसका कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर कोर्ट ने उसके फेवर में रेसिशन लिख दिया, उसको बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स कैंसिल और तेरे राइट जिंदा हैं, तो सामने वाले को, फॉल्ट करने वाले को, ब्रीच करने वाले को लीगल एक्शन ले। तो ये रेसिशन है। इज इट फाइन? नेक्स्ट, ऑल्टरेशन। भाई जरा ख्याल करिएगा, ये रेसिशन में तो सिंपली सम और ऑल टर्म गेट कैंसल्ड। ऑल्टरेशन में क्या होता है? ऑल्टरेशन में ए और बी के बीच में ये टर्म सीधी 5, ये चेंज हो गई, कैंसल नहीं हुई, चेंज हो गई। अच्छा, एक ही टर्म चेंज हुई? नहीं, मे बी सारी टर्म्स चेंज हो गई। दोस टर्म्स आर देयर बट देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन दैट।
दैट इज ऑल्ट्रेशन। तो भाई क्या उसका मतलब क्या हुआ? पहले 1 2 3 ओरिजिनल, 4 एंड 5 परफॉर्म करने थे, अब 1 2 3 मॉडिफाइड, 4 ओरिजिनल एंड 5 ओरिजिनल परफॉर्म करने। तो ऑल्ट्रेशन मीन्स सम और ऑल टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स चेंज्ड, दे गेट मॉडिफाइड। आ गया जी रेमिशन, आ गया रेमिशन जिसकी मैं बात कर रहा था। सर रेमिट का मतलब तो होता है सेंडिंग ऑफ मनी ना? हाँ जी, रेमिट का मतलब होता है सेंडिंग ऑफ मनी। सर रेमिशन का मतलब क्या होता है? रेमिशन का मतलब होता है कॉम्पोजिशन। सर ये कॉम्पोजिशन आप 3-4 दिन पहले हम लोग को बोला था। हाँ जी, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर ऑब्लिगेशन। तो सर एग्जांपल देंगे। हाँ जी, मैंने आपको बोला भाई मैं 5 लाख यूनिट ऑफ गुड्स आपको सप्लाई कर दूंगा 20 लाख रुपए। फिर आपको अप्रोच किया और बोला भाई सुनना 5 लाख यूनिट नहीं दे पाएगा भाई, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो अगर परमिट कर तुम खाली 4 लाख यूनिट ही करेगा भाई, 4 लाख यूनिट्स प्लीज अलाउ कर, तू प्रोपोर्शनेट पेमेंट करियो, मुझे पेमेंट भी कम करियो, बट प्लीज एक्सेप्ट अ लेसर परफॉर्मेंस। आपने बोला चल ठीक है कोई बात। सो आपने मुझे 5 लाख की लायबिलिटी से डिस्चार्ज दे दिया, मुझे 4 लाख यूनिट तो आपको देनी पड़ेगी, दैट इज रेमिशन। मैंने आपके पैसे देने हैं 50 लाख रुपए, मान लीजिए एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, मैंने आपको अप्रोच किया, बोला भाई सुनना थोड़ा डिस्काउंट देना। आपने बोला डिस्काउंट नहीं, 50 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर 10 दिन बाद पहुंच गया, बोला बहुत खराब हालत है, बहुत फटका लगा मेरे को भाई बिजनेस में, भाई मैं तो तेरे को अब डिस्काउंट के लिए बोल भी नहीं रहा भाई, मैं तो तेरा 20 लाख दे ही नहीं पाएगा, मैं 30 लाख ही फुल एंड फाइनल में पेमेंट कर पाएगा भाई, परमिट करना। आपने लेसर परफॉर्मेंस, लेसर ऑब्लिगेशन, बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, आगे कमा लूंगा तुझसे, दे 30 लाख दे, जो है वो दे। तो ये रेमिशन। सो रेमिशन में आप सामने वाले से लेसर ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना एक्सेप्ट कर लेते हो। देन वी हैव वेवर। भाई ये वेवर क्या है? ये देखिए कितनी टर्म्स हमने कर लिया। सर नोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, या तो 2 पार्टीज में या 3 पार्टीज में नोवेशन कर लिया। रिसेशन मतलब क्या? या तो सारी या तो कुछ टर्म्स ही कैंसिल हो गई, सारी या कुछ टर्म्स ऑल्टर हो गई। लेसर परफॉर्मेंस, लेसर ऑब्लिगेशन का फुलफिलमेंट एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या जी? वेवर। व्हाट इज वेवर? म्यूचुअल अबैंडनमेंट। मैंने ना आपको माल देना है 25 सितंबर तक, और आपने भी 25 लाख का पेमेंट करना। 24 को हम दोनों मिले, बोला यार मेरी माल देने की इच्छा नहीं, बोला हाँ यार मेरे पास भी पैसे वैसे नहीं, बोला चल छोड़ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते, बोला चल, दोनों ने उसको भाई त्याग दिया। वेव, हटा, साइड कर इसको, हटा, म्यूचुअली अबैंडन कर देना, म्यूचुअली त्याग कर देना। तो भाई जिस तरह हम लोग कंसेंट से आए थे उसी तरह कंसेंट से हमने वेव ऑफ भी कर दिया, डिस्चार्ज हो गया, लायबिलिटी खत्म हो गई। अच्छा सर फिर देन वी हैव मर्जर। सर ये मर्जर क्या होता है? मर्जर इज एक इंफीरियर राइट का एक सुपीरियर राइट में मिलकर गायब हो जाना। जिस तरह चंद्रमा की रोशनी सूर्य की रोशनी में अगर भाई आ जाए तो गायब हो जाती है, दिखती नहीं है, फिर सूरज ही सूरज दिखेगा, वो यहां पर भी वही होता है। आप ना मेरे यहां पर किराएदार बनकर आ गए, मैंने आपको बिजनेस करने के लिए जगह दे दी, 75,000 रुपया पर मंथ, 75,000 रुपीज पर मंथ आप मुझे देते हो किराया। भाई 2-3 साल आपने बिजनेस किया, अच्छा आपने क्या किया है, मुझे 5 साल का किराया एडवांस में दे दिया। 3 साल बिजनेस किया, आपका बिजनेस खूब फला खूब फूला, आपको मेरी जगह बहुत लकी लगी, आपने बोला मेरी साहब ये जगह बेचेंगे,
बोला नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, आप किराया दे रहे हैं, किराया देते रहिए। बोला वेरी साहब 20 करोड़ रुपया दूंगा। बोला 20 करोड़ देंगे? बोला हाँ। बोला अच्छा ठीक है, चलिए बेच देते हैं। तो आपका इंफीरियर राइट क्या है? टेनेंसी राइट। और अगर आप मेरी जगह खरीद लेते हो तो सुपीरियर राइट क्या है? ओनरशिप, प्लेस का ओनरशिप। तो आपका भाई जो इंफीरियर राइट है वो सुपीरियर राइट में मिल जाएगा। तो आप अगर मुझे वो 20 करोड़ की पेमेंट कर देते हो तो फिर टेनेंसी राइट तो उसके अंदर। तो ये होता है मर्जर। सर समझ रहे हैं? अजी सर कोई हिंदी मूवी का एग्जाम्पल दीजिए। पप्पू बड़ा हो गया, पप्पू के दादाजी ने उसको घर से निकाल दिया था। उसको नहीं, उसके पापा को। उसके पापा ने दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी कर ली थी, तो दादाजी ने नाराज होकर उसको निकाल दिया था उसके पिताजी को घर से। पप्पू बड़ा हो गया, बिजनेस करने लगा, फिशिंग बिजनेस में। भाई लेक है बहुत बड़ी, उसमें बहुत मछलियां हैं। तो पप्पू भाई पहुंच गया वो लेक के मैनेजर के पास, बोला मुझे लेक पर लीज राइट चाहिए, मैं लेक से मछली निकाल सकूं, 5 साल का लीज राइट दे दो। मैनेजर ने लीज राइट कुछ कंसिडरेशन लेकर उसको दे दिया। 2 महीने बाद पप्पू को मालूम पड़ा कि उसके दादाजी जो प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं उसमें वो लेक भी है और वो उसी की है। ये क्या है सर? हिंदी मूवी। तो उसका जो लेक वाला जो राइट है वो ओनरशिप राइट में मर्ज कर गया। तो देखिए वो टेनेंसी वाला राइट गायब हो गया। तो अब देखिए डिस्चार्ज मिल गया वहां पर। तो डिस्चार्ज होने का ये लास्ट तरीका था, बाय कंसेंट, मर्जर। आगे बात करते हैं जी। सर इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते आप तो बहुत अच्छा होता। देखिए किताब में बड़े अच्छे से लिखा हूं, मैं तो खाली बस कलम हल्की फुल्की चला रहा हूं आपके सपोर्ट के लिए। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ गया जी। दादा कुछ बातें समझिएगा। इन्होंने ना कुछ लैटिन फ्रेजेस दिए हुए हैं, पल्ले हमारे पढ़ने नहीं, पढ़ जरूर लीजिएगा। पहला, यार ये मेरा कटा हुआ है, क्या लिखा है? लेक्सिकन। हाँ लेक्सिकन, लेक्सिकन कॉजिट ad impossibilia, that is the law does not recognize what is impossible। आपको याद है हमने बेसिक क्लासेस में डिस्कशन किया था कि मृत संजीवनी बाबा ने बोला कि मैं तेरे मरे हुए कुत्ते में जीवन डाल दूंगा तो बदले में मुझे 2 लाख रुपया देगा। तो लॉ ने बोला कि भाई जो डेड थिंग्स हैं उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता, तो लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज लाइफ आफ्टर डेथ। बोला ये इम्पॉसिबल है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। भाई जब रमेश सुरेश को बोलता है कि अगर तू मेरे बच्चे कैरी कर पाएगा, मतलब मेरे बच्चों को जन्म दे पाएगा, तो मैं तेरे से भाई उधर तेरे को इतने रुपए दूंगा। तो ये सब चीजों को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो इम्पॉसिबल है लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उस पर लीगल रिलेशनशिप नहीं बनती है, ऐसा हम ऑलरेडी जानते हैं। What is impossible does not create an obligation। भाई जरा देखिएगा, impossibilitum nulla obligato est, तो पढ़ने पर मालूम पड़ता है नल मतलब जीरो, तो जीरो लीगल रिलेशनशिप फॉर्म होती है अगर आप एक इम्पॉसिबल चीज को लेकर कोई एग्रीमेंट करते हो। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 अपने को क्या बात को समझना है भाई? दादा इम्पॉसिबिलिटी existing before contract is made, existing
ऑब्लिक अराइजिंग, एग्जिस्टिंग, अराइजिंग आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। भाई बात को टेक्निकली समझिएगा, मैं आपको पढ़ने का इसको मौका दूंगा, पर मेरे को जरा एक रैपिड मूवमेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा। ये चैप्टर जो है इसको अपने को फिनिश एक सर्टन स्पीड से करना बहुत ज़रूरी है। हमने लगभग 1:45 भी नहीं, 12:55 पर हमने चालू किया था। वी हैव स्टार्टेड 10-15 मिनट्स, थोड़ा हमने रिलैक्स करके चालू किया, बट ये किसी भी सूरत में चैप्टर 2:30 3 तक ख़त्म होना ज़रूरी है। इट्स वेरी नेसेसरी। ये देखिएगा, ये एग्रीमेंट की डेट है जी, एग्रीमेंट की डेट, ये डेट है। इसके पहले ही कोई चीज इम्पॉसिबल है, एंड दोनों पार्टीज को पता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। तो दोनों को अगर पता है कि कोई चीज इम्पॉसिबल है, फिर भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब मजाक कर रहे हैं। आपको भी पता है इम्पॉसिबल, मेरे को भी पता है इम्पॉसिबल, फिर भी हम एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हैं। मतलब क्या? इट्स जस्ट लाइक दैट, मजाक है। मैंने इसको बोला गुप्ता को, गुप्ता भाई मैं एक ऐसा ट्राउजर तेरे को बेच सकता हूं जिसको तू पहन लेगा ना, तू हवा में चल सकेगा, पानी पे चल सकेगा, भाई फ्लाई भी कर सकेगा। इसको मालूम है ऐसा कॉमिक बुक्स में ही होता है, अभी रियलिटी में पॉसिबल नहीं हुआ है। बोला मैं तेरे को 2.5 करोड़ में बेचने को राजी हूं, खरीदेगा? बोला हाँ मैं राजी हूं, खरीदूंगा। तो दोनों को पता है इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी, तो मजाक हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल ही नहीं है। इम्पॉसिबल है भाई, इट इज नोन टू पार्टी, तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉसिबल है एंड इट्स नॉट नोन टू पार्टीज दैट इट इज इम्पॉसिबल। मतलब दो बातें हो सकती हैं, या तो हम दोनों मूर्ख हैं, ये रमेश मैं सुरेश, हम लोगों ने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवी देखी है जिसमें श्वार्ज़नेगर कैरीज अ बेबी, उसकी स्टमक में एक बेबी कैरी करता है, फिर उसको बर्थ देता है और फिर उसका ख्याल रखता है। एक मूवी आई थी, तो हमें लगता है वो टेक्नोलॉजी है, इट इज एग्जिस्टिंग। तो हम दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि हम मियाँ बीवी के जैसे रहेंगे और कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेते, वी आर स्टूपिड। इफ इट इज अननोन टू अस, वी आर स्टूपिड, इम्पॉसिबल है। बट कई बार क्या होता है, थोड़ा लोचा है, एक को पता होता है कि ये इम्पॉसिबल है और दूसरे को नहीं पता होता है इम्पॉसिबल है। तो जिसको पता होता है इम्पॉसिबल है, वो सामने वाले का टाइम वेस्ट नहीं करे, वो उसको बोल दे, बोला नहीं नहीं बनाते बनाते मजा आएगा मजा आएगा, बोला नहीं डोंट डू दैट। अगर आपको मालूम है कि वो चीज करना इम्पॉसिबल है, तो आप क्यों सामने वाले को एक सीरियस लीगल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर रहे हैं? अगर कर लिया आपने, इंड्यूस कर लिया उसको, इम्पॉसिबल जानने के बावजूद आपने उसको इंड्यूस कर लिया, तो सामने वाले को उससे जो तकलीफ होगी उसका भरपाई, हर्जाना, कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मुझे मालूम है कि एक पर्टिकुलर काम लॉ अलाउ नहीं करता है, इट इज नॉट अलाउड, इम्पॉसिबिलिटी, लॉ अलाउ नहीं करेगा, बट मैं इसको इंड्यूस कर लेता हूं, इसको बोलता हूं भाई सुन मेरा लॉ का नॉलेज बहुत टेरिफिक है, समझा, मैं बोल रहा हूं ना तेरे को, ये कन्विंस हो जाता है, इंड्यूस होकर मेरे साथ एग्रीमेंट कर लेता है, कुछ एडवांस वगैरह भी दे देता है, बाद में कोर्ट में प्रूव करता है, जब परफॉर्मेंस नहीं होता है तो भाई कोर्ट को बोलता है कि बेरी ने तो मुझे इंड्यूस किया था इम्पॉसिबल, ये एग्रीमेंट में एंटर कराया था, मैंने तो एडवांस भी दिया है, तो कोर्ट बहुत नाराज होता है, एडवांस ब्याज के साथ वापस दिलाता है, और भी इसको अगर किसी तरह का मॉनिटरी लॉस हुआ होता तो डैमेजेस कंपनसेशन वगैरह दिलाता। तो क्या सीखा आपने कि अगर एग्रीमेंट डेट के पहले इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हो और दोनों पार्टीज को पता हो, तो मजाक कर ही रही है।
अगर भाई पता ना हो तो या तो दोनों मूर्ख हैं। सर दोनों मूर्ख हैं तो क्या हुआ? म्यूचुअल मिस्टेक, इसको बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक। दोनों से गलती हो गई। सर मूर्ख नहीं बोलेंगे, नहीं, वो बोलते हैं कि म्यूचुअल मिस्टेक के ग्राउंड पर वॉइड हो गया। सर कल म्यूचुअल मिस्टेक के ग्राउंड पर आपने और भी कुछ वॉइड कराया था। हाँ सर, वो जो बैच नंबर था जो माल इंपोर्ट करके आपका गोडाउन में पड़ा हुआ था, जिसमें गलती से भाई उधर 6 को 8 पढ़ लिया था या 8 को 6 पढ़ लिया था, तो सर वहां दोनों पार्टियों ने गलती की थी, तो आपने बोला था वॉइड है। हाँ, यहां पर ऐसा ही समझ लीजिए कि बोथ द पार्टीज by unknowingly make an agreement, तो on the ground of mutual mistake it's void। बट अगर एक को पता है कि इम्पॉसिबल, तो दूसरे को साथ भाई उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करेंगे तो सामने वाला आपको कोर्ट में घसीट सकता है। ये बातें यहां पर सर, इतनी सारी बातें आपने यहां पर बोल दी। हाँ सर, ये क्या है? ये एग्रीमेंट डेट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी बन गया। उसके बाद अगर कोई चीज जाकर इम्पॉसिबल हो जाती है तो उसको पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। सर यहां क्या सीखा? हमको जरा एक लिस्ट बना देंगे? देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रैपिडली बोल देता हूं। इफ इम्पॉसिबिलिटी इज नोन टू पार्टीज, द जोकिंग एग्रीमेंट इज वॉइड। इफ इट इज अननोन टू पार्टीज, agreement is void on ground of mutual mistake. If it is known to one party, then it was duty of that party कि सामने वाले को अवेयर कराता कि भाई इम्पॉसिबल है। If he continues with the agreement, सामने वाले को जो भी तकलीफ होगी वो damages डिमांड करेगा, innocent party। कोई भी एग्रीमेंट डेट के बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए, 5 कारणों से खाली अगर वो इम्पॉसिबल होता है तो ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। उन 5 के अलावा कोई छठा कारण नहीं चलेगा। और कोई भी रीजन हो जिसके कारण वो इम्पॉसिबल हो जाए, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। सीखिए कि एग्रीमेंट डेट के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर कुछ इम्पॉसिबल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है 5 ही सिचुएशंस में। 5 के अलावा सब में इट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्म करना पड़ेगा, भले जितना मर्जी लॉस हो जाए, जितना मर्जी भाई तकलीफ क्या हो। तो 5 ग्राउंड के हम देखेंगे, बट उसके पहले डिस्चार्ज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के पहले जो थ्योरी लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 3 से लेकर डिस्चार्ज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के पहले जो थ्योरी, वो आप एक बार ध्यान से पढ़ लें, शायद कुछ पूछना हो। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो डिटेल अभी आने वाली है। इधर देखिए, इधर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर कोई चीज इम्पॉसिबल हो जाती है तो सिर्फ 5 ग्राउंड पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड होना अलाउड है। वो 5 ग्राउंड कर लेते हैं, वो आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि किन किन सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर इम्पॉसिबिलिटी अराइज करेगी, जिसको हम पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उन 5 के अलावा जो होगा उसमें वॉइड नहीं होगा, उसमें वैलिड रहेगा। इतना समझ में आया? ये लिखा हुआ है वहां पर, पढ़ा आपने? हाँ जी, वो पांडव के बारे में नहीं लिखा है, 5 पांडव के बारे में, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि आपका जो घर है, जो रोहतक शहर में है, हरियाणा में है रोहतक, मैंने देखा था 1.5 साल पहले, आपने ऑफर दिया कि आप बेचना चाहते हो 1.5 करोड़ में। मैंने बोला चल मैं खरीदने को राजी। हमारा आज कॉन्ट्रैक्ट बन गया और
घर की पोजीशन वगैरह आपने मुझे बोल दिया है कि आप भाई 1 महीने बाद दोगे। अब इस बीच 1 महीने में 7-8 दिन बाद वहां रोहतक में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, मैंने आपको बयाना भी दे दिया 20 लाख रुपए। इतनी बारिश हुई कि आपका घर बारिश में बह गया। तो जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट बना था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमारा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या होगा? इट बिकम्स वॉइड। जब वो चीज ही नहीं रही जिस पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ना तो आपका कोई फॉल्ट है, ना तो आपने तो घर गिराया नहीं, वो तो ढह गया बारिश में। अब मैं अगर आप जिद पकड़ लूं कि नहीं भाई मुझे तो वहां पे नया घर कंस्ट्रक्ट करके दे, नहीं भाई नहीं, आपने 20 लाख रुपए मेरे पकड़ाए, बोला भाई मैं नहीं दे सकता, घर तो बह गया, ये ले अपना बयाना पकड़। सर अगर सामने वाला बोले तो कि मैं नया घर बना कर दे देता तो फिर वो नया कॉन्ट्रैक्ट है, नया ऑफर एक्सेप्टेंस होगा। अदरवाइज अगर बिना आपकी और मेरी गलती के जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो गया, किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट भाई वॉइड हो जाएगा। जो चीज ही एग्जिस्टेंस में नहीं है उस पर कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट भाई कैसे अलाइव रहेगा? इट बिकम्स डेड, इट बिकम्स वॉइड। नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स। आपको बताया था ना मेरा घर शाम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग पर। टीवी वाले आ गए, उन्होंने मुझे 50,000 रुपया एडवांस दिया, बोला 2 लाख रुपया उस दिन देंगे जिस दिन टीवी कैमरा क्रू जो है आकर सेटिंग वगैरह करेगा वहां पर। अब बीच में मालूम पड़ा कि वो जो जेनिफर लोपेज आकर गाना गाने वाली थी 5 पॉइंट क्रॉसिंग पर, वो नहीं आ रही है किसी कारणवश। अल्लाह को प्यारी हो गई, हाथ पांव टूट गया, कुछ हो गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो अब वो स्टेट ऑफ थिंग्स इज नो मोर एग्जिस्टिंग। वो आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। और जो 50,000 रुपये मैंने लिए हैं वो मुझे वापस करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। सो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड, रेस्टिट्यूशन मस्ट बी डन। पैसा वापस करना पड़ेगा। वॉइड हो गया जी कॉन्ट्रैक्ट। भाई डेथ और इनकैपेसिटी फॉर पर्सनल सर्विस, भाई जरा ख्याल करिएगा। कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे होते हैं कि सामने वाले की स्किल, सामने वाले की क्वालिफिकेशन, इन सब पर बेस्ड होते हैं। मैंने आपको, मैं डॉक्टर पी मजुमदार हूं भाई, मैंने हड्डियों का डॉक्टर हूं। मैंने बोला था भाई उधर आपका इलाज विलाज करूंगा, और आपने मुझे कुछ एडवांस भी दिया हुआ था। अब मेरी या तो डेथ हो गई या मैं इनकैपेसिटेटेड हो गया, तो मेरा नाम पी मजुमदार, मेरे बेटे का नाम सी मजुमदार, वो भी हड्डियों का स्पेशलिस्ट है। तो मेरी डेथ हो गई तो आपने सी मजुमदार को, मेरे सन को बोला चले तेरे पापा मेरा इलाज नहीं कर सके, अब तेरे को करना पड़ेगा। मैंने उनको पैसे दिए। नहीं भाई नहीं सर, वो पैसे मिलेंगे कि नहीं? हाँ जी। अगर मैं कुछ छोड़कर मरा हूं, मेरे को प्रॉपर्टी वगैरह कुछ छोड़कर मरा हूं, तो उसमें से आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। सर मतलब वो आप हम सन को कंपेल नहीं कर सकते, चले चल तेरे पापा ने नहीं किया अब तेरे को करना पड़ेगा। नहीं, यू कांट डू दैट। दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। पर्सनल सर्विसेज वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या मान लीजिए मैं पागल हो गया, अब मैं नहीं भाई उधर कर पाऊंगा, तो ये ग्राउंड्स प्रॉपर है। चेंज ऑफ लॉ और स्टेपिंग इन ऑफ पर्सन विद अथॉरिटी। सुन लीजिए भाई, आपका और मेरा जो मेडिसिन बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट था, ड्रग मिनिस्ट्री ने सर्कुलर निकाल दिया कि ये मेडिसिन का बाइंग सेलिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल याद होगा आपको, लॉ बदल गया, यू आर नॉट अलाउड टू बाय सेल दैट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। जो पैसा भाई एडवांस वगैरह वापस करना पड़ा।
अच्छा सर, और ये क्या स्टेपिंग इन ऑफ पर्सन विद अथॉरिटी, ये बहुत गजब चीज है. दिस इज अ ग्राउंड जिस पर क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े बड़े थप्पड़ खाने से बच जाती हैं. आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप मुझे 10,000 मीटर ऑफ तारपोलिन, तिरपाल समझते, तिरपाल बारिश से बचने के लिए, मैन्युफैक्चर करके दोगे. मैन्युफैक्चर हो गया. मुझे बोल रहे हो 25 सितंबर को डिलीवरी आ रही है जी, 25 सितंबर को ट्रक आ जाएंगे, 15 ट्रक माल है, पहुंच जाएगा. 25 को पहुंचा नहीं, मैं वेट करता रहा. आपको फोन किया, बोला क्या हुआ, बोला माल दे नहीं पाएंगे. बोला क्यों, बोला जो था मिलिट्री से आदमी आया था और उन्होंने उसको रिक्विजिशन कर लिया. मैं बोला मतलब, बोला मिलिट्री ने बोला हमें त्रिपाल चाहिए. बोला तो माल तो मेरा था, मेरे लिए बनाया था. बोला वो आपका होने से कुछ नहीं होता है, मिलिट्री वालों को देना पड़ा. और उन्होंने बोला नेक्स्ट 6 महीने तक जो भी प्रोडक्शन करोगे सब मिलिट्री को देना पड़ेगा. इज इट सो? यस, दे हैव अथॉरिटी, दे आर पीपल विद अथॉरिटी. आपका जितना माल है एग्जिस्टिंग स्टॉक में वो सब लेके दे विल पे फॉर इट. ऐसा नहीं कि भाई उधर बिना पेमेंट के ले जाएंगे, दे विल पे फॉर इट. मे बी पेमेंट लेट आएगा बट दे आर गोइंग टू मेक पेमेंट फॉर दैट. आपने बोला मैं आगे भी नहीं दे पाऊंगा 6 महीने तक कम से कम, बिकॉज उनका जो ऑर्डर है मुझे एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा. इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. तो सर वो लोग ऐसा कर सकते? बिल्कुल सर. ये कब से चालू हुआ सर? एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो अबॉलिश कर दिया गया था कुछ साल पहले, 50-60s में अबॉलिश कर दिया गया था. और आज तो हालत ये है कि आपकी बिल्डिंग खड़ी है, गवर्नमेंट और बहुत सारी अथॉरिटीज के पास ये पावर है कि आपको बोल सकते हैं चल बिल्डिंग खाली कर. अब बोला खाली क्यों करे, बोला हम लोग यहाँ से रेलवे लाइन लेके जाएंगे. बोला आप बगल से लेके जाओ. बोला नहीं, यहीं से लेके जाएगा, बगल से लेके जाने में प्रॉब्लम है. अरे आपका घर का ये भाई पेमेंट ले लो. अगर आपने घर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में लो वैल्यू पे दिखाया हुआ है ना, लो वैल्यू पे, तो लो वैल्यू आपको मिल जाएगी. मेरा एक दोस्त है, उसका बाजार क्रॉसिंग के पास जहाँ पे अभी मेट्रो स्टेशन बना हुआ है घर था, एक्वेंटेंस है. पूरी बिल्डिंग में किराएदार थे अच्छे खासे. उससे अपने म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में बिल्डिंग की वैल्यू लिखाई हुई थी 4.5 लाख रुपए म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में. तो और उसको बोला यहाँ पर हम लोग मेट्रो स्टेशन बनाएंगे, बिल्डिंग खाली करो. बोला ऐसे कैसे खाली करते हैं? बोला हमारे पास राइट है, गवर्नमेंट के पास वो राइट होता है, मिलिट्री के पास वो होता है. तो बोला ठीक है कंपनसेशन. बोला कितना म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में कितना वैल्यू? बोला 4.5 लाख. बोला 4.5 लाख का चेक ले लो. बोला ये क्या मतलब है, सब लोग लो दिखाते हैं. बोला नहीं, आपका जो रिकॉर्ड में वैल्यू वही देंगे. तो उस बिल्डिंग की उस जमाने में वैल्यू 3-3.5 करोड़ थी, उसको 4.5 लाख रुपए मिला. उसने केस वेस फाइल किया. आज सुनने में आया 20 से 25 साल के बाद उसको जाकर वो बिल्डिंग के लिए 4 करोड़ रुपया प्लस इतने पीरियड का ब्याज वो जाकर भाई रिकवर हुआ. कोई अच्छा जज आया जिसको भाई ये एहसास कराया गया कि सभी लोग तो लो वैल्यू करते हैं ऐसे यार, तो हमें ये जो कंपनसेशन मिला रीजनेबल नहीं है. तो जाकर अभी उसको कुछ 8-9 करोड़ रुपए बेचारे को मिले. बीच में 10 साल बहुत बुरी हालत थी उसकी, बिकॉज उसका एसेट खाली वो बिल्डिंग ही थी. एनीवे आगे चलते हैं. सो स्टेपिंग इन ऑफ पर्सन विद अथॉरिटी, याद रखिएगा, दैट इज अ वेरी गुड ग्राउंड ऑफ अवॉइडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. लोग क्या करते हैं, माल देते नहीं है,
टाइम पे डिलीवर नहीं करते। बोला क्या हुआ? बोला क्या करे, मिलिट्री वालों का ऑर्डर आ गया, देना पड़ा। यू कांट इवन फाइल अ केस ऑन देम। ये क्या मतलब है? मेरा माल क्यों नहीं आया? यू कांट फाइल अ केस। वो प्रूफ खड़ा कर देते हैं कोर्ट में कि भाई मिलिट्री वालों का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, उनका माल इनका माल, बेरी जी का माल हमने उन्हीं को दे दिया। तो ये ग्राउंड है स्टेपिंग इन ऑफ पर्सन विद अथॉरिटी, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है। नेक्स्ट इज आउटब्रेक ऑफ वॉर। अब भाई बात समझिएगा, अगर वॉर चालू हो गया, इसके कारण माल सप्लाई नहीं कर पा रहे, दैट्स अ वैलिड एक्सक्यूज। वाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट उसका कि भाई सर वॉर मतलब क्या? सर सुनिए ना सर, मान लीजिए सिविल डिस्टर्बेंस है, राइट हो रहा है, राइट, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, दैट्स नॉट वॉर। वॉर मतलब वो दो कंट्रीज के बीच में ट्रूप्स का एक्टिव मूवमेंट है। बोला हम माल क्यों नहीं सप्लाई कर पाए? बोला दोनों कंट्री के बीच में तो वॉर है, कैसे सप्लाई करें? दैट्स अ वैलिड एक्सक्यूज। इन 5 के अलावा और किसी कारण से अगर इम्पॉसिबिलिटी या डिफिकल्टी अराइज करे, कॉन्ट्रैक्ट ऑन है, वैलिड है, परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे वो लोग आगे बोलते हैं कि क्या क्या एक्सक्यूज बोलकर चलता नहीं है। पहला पॉइंट, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। सुनिएगा भाई, कंट्री ए और कंट्री सी के बीच में, दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कंट्री बी और सी का वॉर चालू हो गया, मतलब कंट्री ए और सी का वॉर है नहीं। देखिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो नीचे ही देख रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है देखने में। बाद में स्क्रीन की तरफ देखेगा, हाँ क्या हो गया पता नहीं चल रहा। मतलब लोग जो हैं एक ऐसे अंदाज से बैठते हैं क्लास में, जैसे साहब ऊपर वाले पर बड़ा एहसान कर दिया है क्लास पे आकर कि देख ऊपर वाले, मैं भाई पहुंच जाता हूं शरीर के साथ आत्मा घर पे छोड़कर, मैं कुछ बोल रहा हूं टेक्निकल मैटर है, उसको स्क्रीन पे देखना है, वो अपना देखे जा रहा है नीचे। कंट्री ए और सी के बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कंट्री ए और सी के बीच में वॉर नहीं है, देयर इज नो वॉर बिटवीन ए एंड सी। वॉर हुआ बी और सी के बीच में, कंट्री बी और सी के बीच में। अब यह है कि जो माल है नॉर्मली कंट्री ए से सी में जाता था थ्रू रेलवे लाइन। अब रेलवे लाइन बंद है, क्यों? क्योंकि बी, कोई कंट्री बी अलाउ ही नहीं करेगी सी कंट्री में माल जाना, उसका तो सी के साथ वॉर चल रहा है। तो ए माल सप्लाई नहीं कर रहा सी को। बोला क्या, क्यों नहीं कर रहा? बोला वॉर है। बोला अरे बांगड़ू, तेरे साथ थोड़ी वॉर है, तेरे को तो माल सप्लाई करना पड़ेगा। अगर बी और सी के बीच में वॉर है तो कंडीशन जो हमने अभी 5वीं पढ़ी कि वॉर इज अ वैलिड एक्सक्यूज फॉर अवॉइडिंग बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग वॉइड, वो तब जब बी और सी के बीच में हो। बट यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में। तो अगर इस रेलवे लाइन को यूज नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, वाया एयर भिजवाओ। बोला वाया एयर कैसे जाएगा? वो बीच में वो कंट्री का एयर स्पेस है, वो लोग शूट कर देंगे विमान को। बोला कोई बात नहीं, या दूसरा कंट्री का रूट से भिजवाओ, माल तो भिजवाना पड़ेगा। तो वॉर इज एन एक्सक्यूज वेयर, जहां दो कंट्रीज, कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज हो, उनके बीच में वॉर हो, दैट इज अ वैलिड एक्सक्यूज। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये बोला डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस है। बोला डिफिकल्टी हो, जो मर्जी हो, दैट्स नॉट अ ग्राउंड ऑफ बिकमिंग, मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वाइड। यू विल हैव टू परफॉर्म, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। सर ये कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी की कहानी क्या है?
कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी की कहानी यह है कि ए ने बी को बोला कि गुड्स जो है हम 10 लाख का वैल्यू में सप्लाई करेंगे। सौदा हो गया। सौदा होने के बाद जो रॉ मटेरियल के रेट हैं वो इतने बढ़ गए कि अब जो गुड्स ए ने बी को सप्लाई करने हैं उसके खाली रॉ मटेरियल 25 लाख रुपए के आएंगे। उस पे अगर कॉस्ट वगैरह और जोड़ दें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 36 लाख रुपए की आएगी। अब सौदा कितने पर हुआ है? 10 लाख, और माल का तो मैन्युफैक्चरिंग 36 लाख में होगा। तो ये बोलता हम परफॉर्म नहीं करेगा। बोला क्यों? बोला अब तो हमको लॉसेस हो रहा है, या भाई कम प्रॉफिट होगा। मान लीजिए इतना 36 तक नहीं गया। पहले एक ही कॉस्ट की एक्सपेक्टेशन थी 8 लाख की, अभी जो रॉ मटेरियल वगैरह का प्राइसेस बढ़ गया, वो कॉस्ट होगी 9 लाख रुपया, 990। बोला यार मेरे को प्रॉफिट क्या होगा, बाबा जी का ठुल्लू 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो मेरे को नहीं परफॉर्म करना। बोला ये 10,000 तो छोड़, अगर इसकी कॉस्ट 50 लाख भी पहुंच जाती ना, अनफेवरेबल हो जाती सर्कमस्टांसेस, तो भी तेरे को 10 लाख के रेट पर वो माल सप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो सामने वाला भाई डैमेजेस मांगेगा, बोलेगा मैं बाजार में लेने जा रहा हूं तो मुझे तो भाई 55 लाख में मिलेगा, तो मुझे 45 लाख रुपया कंपनसेट करिए। बोला या तो माल सप्लाई कर दीजिए बनाकर, और नहीं कर सकते तो मुझे उतने रुपए दीजिए ताकि मैं अपनी पॉकेट से खाली 10 लाख डालकर और आपके दिए हुए पैसे से उतना ही माल बाजार से खरीद सकूं। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सो भाई मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहे या मेरे को लॉसेस हो जाएंगे, ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, परफॉर्म करना पड़ेगा, नाटक मत करो। इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ अ थर्ड पर्सन। आपने ना मेरे घर में ग्लासेस लगाने थे, ग्लासेस, तो आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, बोला 2 लाख रुपए में सारे ग्लासेस लगा दो। ठीक है, 2 लाख रुपए में सारे ग्लासेस आप लगा दोगे। आपने मेरा काम किया नहीं टाइम पर, मतलब किया नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला वो जो कंपनी ग्लासेस बनाती थी ना वो बंद हो गई। मैं बोला तो? बोला दूसरी कंपनी के तो ग्लासेस मिलते हैं, आपने बोला था ग्लासेस लगा कर दोगे तो लगाओ। बोला नहीं वो बहुत महंगे हैं। वो सब से मुझे क्या मतलब? आप बोला देखिए ना, मुझे अगर वो तीसरा आदमी माल सप्लाई कर देता तो मैं दे देता। मैं बोला देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपने मुझे ये बोला था कि अगर सामने वाला मुझे परफॉर्म करके देगा तो मैं आपको परफॉर्म करके दूंगा। बोला नहीं ऐसा तो नहीं बोला। बोला फिर अभी क्या बकवास कर रहे हैं? आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बोला था कि अगर थर्ड पर्सन ऐसा ऐसा करेगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा। आपने बोला नहीं। बोला तो फिर अभी क्यों बोल रहे हैं? सो फेलियर ऑफ थर्ड पर्सन इज नॉट एन एक्सक्यूज कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करोगे। हाँ, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त मुझे ऐसा बोला था बेरी साहब माल जो है ना इंपोर्ट होता है, मुझे समझाया था, और लंदन से आता है माल सारा, अगर जहाज फलानी डेट तक पहुंच गया तो मैं आपके घर में टाइम पर ग्लासेस लगा सकूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट मे बी परफॉर्म्ड, मे नॉट बी परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो आपने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई अगर वो जहाज टाइम पे नहीं पहुंचा तो मैं ग्लासेस नहीं लगा पाऊंगा। देन इट इज फाइन, बट अदरवाइज failure of third person is not an excuse of avoiding a contract. Next भाई, number 4, बोला ये सब कोई excuse है नहीं। number 4, strike, lockout and civil disturbance। मैंने आपको पूछा भाई आपका माल नहीं है, बोला फैक्ट्री में स्ट्राइक है। बोला तो मैं क्या करूं? बोला मैं क्या करूं मतलब? आप बोल रहे हो स्ट्राइक है तो माल कहां से बना के दे? मैं बोला दैट इज नॉट माई कंसर्न, किसी दूसरे की फैक्ट्री में जॉब वर्क करा कर भाई मुझे माल बना कर दीजिए। आपने बोला अबे बेरी, मुझे बोला तू पागल हो गया? मैं बोला मैं समझा नहीं, मेरा माल तो आया नहीं। बोला तू पागल हो गया, फैक्ट्री कैसे मैं खोलूं जाकर, दंगे हैं। मैं बोला दंगों में भी ना
कर्फ्यू में भी एक बीच में टाइम मिलता है जिसमें आपको कर्फ्यू में छूट मिलती है, ढील मिलती है, आप जाकर सामान खरीद सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए था, आपको अपनी फैक्ट्री में जाना चाहिए था, वर्कर्स को कांटेक्ट करना चाहिए था, उनको बुलाते, उनके रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम सब फैक्ट्री में करते, कर्फ्यू में काम करते फैक्ट्री में वर्कर्स को बिठाकर, और मेरा माल मुझको सप्लाई करते। आपने बोला हे, हाँ यही करता, जान जोखिम में डालता, ऐसे डालते। बोला एकदम वॉर जैसा सिचुएशन है। मैंने बोला वॉर जैसा सिचुएशन है, वॉर तो नहीं है ना, तो मेरे को एक्सक्यूज मत दीजिए, माल सप्लाई करना चाहिए था। ये मैंने लॉ बोलता है एनी काइंड ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंस लाइक राइट वाइट इज नॉट एन एक्सक्यूज कि हम भाई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाए। सर ये थोड़ा अनजस्ट नहीं लग रहा है? नहीं जी, स्ट्रिक्टली, नहीं तो लोग कुछ ना कुछ ग्राउंड भाई बनाकर माल अपना परफॉर्मेंस जो है करने से पीछे हटेंगे ही हटेंगे। लॉ का मानना है व्हाट एवर हैपन्स, अनलेस युद्ध छिड़ा हुआ है, बाकी भाई उधर लाइफ मस्ट गो ऑन, ये फंडा है। फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, भाई अब इसमें समझिएगा, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में 5 काम करने थे, अब उसमें से एक काम करना इम्पॉसिबल हो गया, चलो ठीक है वो नहीं करो, बाकी तो परफॉर्म कर ही सकते हो। सो फेलियर ऑफ वन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑकर्स, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज कि हम बाकी भी परफॉर्म नहीं करेंगे। यू शुड बी परफॉर्मिंग द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है। अब भाई आगे बात करते हैं effects of supervening impossibility. Number 1, when the performance of a contract becomes impossible or unlawful subsequent to its formation, the contract becomes void. 5 कारणों से अगर impossibility arise करती है: destruction of subject matter, non-existence of same state of things, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ ये पर्सनल सर्विस वाला कॉन्ट्रैक्ट, एंड नंबर 4 चेंज ऑफ लॉ और स्टेपिंग इन ऑफ पर्सन विद अथॉरिटी, एंड नंबर 5 आउटब्रेक ऑफ वॉर। इनसे अगर इम्पॉसिबिलिटी अराइज करती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो रिटर्न बैक द बेनिफिट्स यू हैव टेकन। ओके, अब ये नंबर 2, वो बदमाश आदमी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में खुराफत वाला, मुझे मालूम है इसको करना इम्पॉसिबल है, मैं पता कर सकता था कि इसको करना इम्पॉसिबल है, बट मैं चुप करके बैठा रहा और सामने वाले को इंड्यूस भी कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो भाई मेरे इस तरह की खुराफत के कारण सामने वाले को जो नुकसान हुआ है वो कंपनसेशन मुझे देना पड़ेगा। यही नंबर 2 में लिखा है, दैट्स व्हाट इज रिटन इन नंबर 2। एंड नंबर 3 भी भाई उधर हमने कर लिया, रेस्टिट्यूशन। आप ये 1 2 3 तीनों पढ़ लें और याद रखें कि भाई ये जो इम्पॉसिबल हो जाता है 5 कारणों से, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी भाई बुलाया जाता है इंग्लैंड में। तो मैं चाहता हूँ ये डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम के पहले तक पूरा पढ़ लें, सब हमने कवर कर लिया। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, दादा लिमिटेशन एक्ट के बारे में अब हम सब लोगों को थोड़ा बहुत पता चल गया है कि जो भी राइट्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, उसके एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में रिक्वेस्ट करने का एक टाइम होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जनरली 3 साल के अंदर अंदर अपने राइट एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट में एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर वो टाइम इलाप्स हो गया, उसके बाद आप कोर्ट में अगर वो बोलते हो कि मेरा राइट है, आई वांट टू एनफोर्स इट, तो सामने वाला अगर पॉइंट आउट कर दे कि लिमिटेशन पीरियड इज ओवर, तो फिर भाई आप कुछ नहीं कर पाते। तो नॉर्मली वो 3 साल का पीरियड इलाप्स होने के बाद डिस्चार्ज हो जाती है भाई पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन से। ध्यान है ना आपको? तो ये हमें ऑलरेडी पता है, वी आर अवेयर ऑफ दिस।
तो जो रेमेडी है, रेमेडी वो है कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर ही अपनी रेमेडी डिमांड कर लो, एनफोर्समेंट ऑफ राइट डिमांड कर लो, नहीं तो लैप्स हो गया फिर। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। भाई जरा मैंने आपको कोई पर्सनल सर्विस देनी थी और मेरी डेथ हो गई या इनकैपेसिटी हो गई, हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि मेरी ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मेंस डिस्चार्ज हो गई। हाँ, अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मेरी डेथ के बाद जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे मैंने क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि मैंने बोला था कि मेरी फैक्ट्री में मैं माल बनाकर आपको दूंगा 50 लाख के रेट में। मेरी डेथ के बाद जो बंदा मेरी फैक्ट्री हैंडल कर रहा है, मेरा बेटा या मेरा रिलेटिव, उसके लिए उसको वो राइट एंड लायबिलिटी उसको ट्रांसफर हो गए भाई। हाँ, अगर मान लीजिए मेरे मरने के बाद मेरी फैक्ट्री वगैरह कुछ छोड़ते नहीं, वो बैंक वाले उठा के ले जाते हैं, मैंने लोन वगैरह लिए हुए हैं, तो भाई उधर कहाँ से देगा। अदरवाइज अगर वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो राइट्स एंड लायबिलिटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो सकते हैं। भाई कभी कभी एक इंफीरियर राइट बड़े में जब मर्ज कर जाता है तो भी इंफीरियर राइट का डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है। मर्जर में देखा था भी, एक आदमी अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा तो उसके सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज जो हैं उससे वो मुक्त हो जाता है, बिकॉज वो हेडेक कोर्ट ले लेता है। मेरे एसेट बिकवाने का, मेरी लायबिलिटी पे ऑफ करने का वो ऑफिशियल रिसीवर असाइनी भाई ले लेता है, मेरे को मुक्ति मिल जाती है। उसके अलावा ये देखिएगा, ये बहुत गजब चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने आपको लोन दिया उसमें, और मैंने बोला कि भाई मैं तुझसे 8% ब्याज चार्ज करूंगा। 8 था, मैंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें आपने पहले साइन की है, इसमें बगल में स्पेस छोड़ा हुआ था थोड़ा, बाद में 1 लगा दिया। ये क्या, अनऑथराइज ऑल्ट्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट। ऐसा कुछ किया आपने, कोर्ट में प्रूफ कर दिया। आपने क्या किया था, जो एग्रीमेंट था ना उसका फोटो ले रखा था, यू हैड टेकन इट्स फोटोग्राफ, मुझे पता नहीं था, तो कॉपी मेरे पास थी और आपकी कॉपी मुझे मालूम पड़ा कि गुम गई है, बट आपके पास दोनों कॉपीज का जेरोक्स वो फोटो लिया हुआ था। आपने भाई, मैंने कोर्ट में बोला जज साहब 18% ब्याज, आप भड़क गए। आपने जज को दिखाया भाई, दोनों फोटो इमेजेस दिखाई, दोनों कॉपीज की, आपकी जो गुम गई उसकी भी और मेरी वाली भी, और जज को बोला देखिए इसने अनऑथराइज ऑल्ट्रेशन किया है, जज साहब मेरे को लायबिलिटी से मुक्त कर दीजिए। जज बोलेगा बेरी तो इतना लुच्चा है, अनऑथराइज ऑल्ट्रेशन कर लिया उधर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैंसिल, हटा, तू बेईमान आदमी है। ओके, नेक्स्ट बोलता है बाय राइट एंड लायबिलिटी बिकमिंग वेस्टेड इन द सेम पर्सन। ए भाई, वेस्ट समझते हैं, वेस्ट गंजी को बोलते हैं, गंजी को अंदर गंजी पहनते हैं ना, उसको वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट मतलब, वेस्ट से भाई आप याद रखिएगा कि वेस्टेड इन सम पर्सन मतलब प्लेस्ड ऑन सम पर्सन। भाई दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेस्टेड टू यू, मतलब आपकी छाती पर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज प्लेस्ड ऑन यू लाइक दैट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया जा सकता है। ये देखिएगा, ए ने बी को माल बेचा, ए ने ऑर्डर दिया, ओए बी पेमेंट कर दियो, बी ने बोला जी हजूर कर दूंगा, ड्रॉई है बी, एक्सेप्टर, बिल कितना है 50 लाख रुपए का, ए ने सी के पैसे देने थे, उसने सी को दे दिए, सी ने डी के पैसे देने थे, वो बिल एंडोर्स कर दिया डी को, डी ने ई को देना था, ठीक है,
और ई ने पैसे बी को देने थे, तो ई ने बी को वही बिल पकड़ा दिया जिसकी पेमेंट बी ने करनी थी। मतलब बी क्या बन गया, पेमेंट करने वाला भी और पेमेंट रिसीव करने वाला भी। तो क्या हुआ जी, अगर बिल वो अपने पास ही रखता है तो फाड़ के फेंक सकता है, क्योंकि राइट भी उसका और लायबिलिटी भी उसकी। हाँ, बट अगर वो आगे बी किसी को एंडोर्स कर देता है फर्दर, देन बी इज लायबल टू पे। अदरवाइज राइट एंड लायबिलिटी बिकमिंग वेस्टेड इन द सेम पर्सन, तो डिस्चार्ज अपने आप हो जाएगा। ये है जी सीन, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई साहब, मैंने आपको गुड्स सप्लाई करने थे, नहीं किए। आई डिड नॉट सप्लाई गुड्स टू यू। आप भड़क गए, आपने बोला बेरी तो गुड्स सप्लाई नहीं करेगा। मैं बोला नहीं करूंगा। कोर्ट के पास चले गए, कोर्ट को जाकर बोला देखिए बेरी सप्लाई नहीं कर रहा है, मेरे को माल चाहिए था, सबसे पहले मेरे को एक राइट मेरा एंजॉय करने दीजिए। कोर्ट ने बोला क्या, बोला रेसिशन, बोला कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। हाँ जी, तो क्यों आप डिमांड कर रहे हो? क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको बोला था मैं 30 सितंबर तक गुड्स की डिलीवरी आपको कर दूंगा, आज मैं 24 को बोलता हूं जो मर्जी कर ले, मैं माल डिलीवर करने वाला। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि आप वेट करो, 30 तक देखो मैं क्या करता हूं नहीं करता हूं, और अगर 30 तक नहीं दूं फिर उसके बाद जाके लीगल एक्शन लो। या आपके पास क्या ऑप्शन है कि प्रूफ ले लो कि मैंने मना कर दिया और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। कोर्ट को बोलो कि आपको लायबिलिटी से मुक्त कर दिया जाए। क्यों बोलो? क्योंकि अगर मैं 28 से 29 को माल लेकर आ जाता हूं तो आपको रखना पड़ेगा। 30 के पहले माल लेकर आ गया, अगर आपने रिसाइन नहीं किया होगा, रेसिशन नहीं किया होगा, तो फिर भाई आपको माल रखना पड़ेगा। मैं बोल सकता हूं भाई मैं तो टाइम पे लाया, बोला तू बोल रहा था नहीं देगा, बोला मैं तो मजाक कर रहा था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर तुरंत लीगल एक्शन लेना है तो आप कोर्ट को रेसिशन के लिए अप्लाई कर दो। बेरी बोलता है परफॉर्म नहीं करेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, मुझे मुक्त करो लायबिलिटी से। या अगर आप 30 तारीख तक वेट करते रहे, बैठे रहे, तो हो सकता है मैं 29 को या 30 को माल डिलीवर कर दूं, तो आपको रखना पड़ेगा अगर आपने कैंसिल नहीं किया होगा। सो रेसिशन मतलब आप इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाते हो, और आपके दूसरे राइट भी एक्टिव हैं, डैमेजेस वगैरह जो भी भाई उधर है वो, और वो मांग सकते हो आप। बट रेसिशन करने से आप फर्दर, अगर मैं कभी परफॉर्मेंस की कोशिश भी करता हूँ, वो कोई मायने नहीं रखेगा, वो आप बोल दोगे मैं तो ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूं। मेरे को रेसिशन समझाना था। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, ब्रीच दो सिचुएशंस होती हैं। एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटेड ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटेड ब्रीच क्या है? आज परफॉर्मेंस कर रहा हूं, 1000 पीस देने हैं, 300 पीस दे दिए, बाकी 700 बोला नहीं दूंगा। तो सर हमारे पास क्या ऑप्शन है? 300 के 300 पीस बाय रिटर्न कर दो, लीगल एक्शन ले लो, या बोलो नहीं भाई मैं वेट करता हूं, या और टाइम देता हूं या नहीं देता हूं, 700 पीस और दे। सो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अगर ब्रीच हो रहा हो तो एक्चुअल ब्रीच है। आज ही डेट है, 24 तारीख को लास्ट डेट है डिलीवरी की।
24 को मैंने भाई वर्किंग आवर्स रात को 8 बजे तक है, 8 बजे तक माल डिलीवर नहीं किया, एक्चुअल ब्रीच हो गया। सो एक्चुअल ब्रीच में मैं मे भी पार्टली परफॉर्म कर दूं, मैं भी कुछ भी परफॉर्म नहीं करूं। एक्चुअल ब्रीच it may take place, number one, actual breach पढ़ रहा हूं, at the time when the performance is due. Party either fails to perform or refuses to perform. कब? On the due date. भाई जरा ख्याल करिएगा, on the due date, number two, second, during the performance. माल दे ही रहा था, 320 देने के बाद बोला बाकी 700 नहीं दूंगा, तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हो गया। भाई ख्याल करिएगा, मैं अगर क्लियर कट बोल देता हूं परफॉर्म नहीं करूंगा तो एक्सप्रेस रिप्यूडिएशन है। अगर ये आपका माल है जी, आपका माल, आपको दिखाता हूं, बोला ये देख तेरा माल है ना, ए गोपीनाथ जी आपको बेचा, दिखा रहा हूं आपको, और आपके सामने किसी और को दे दिया। यह आपका माल है, बैट लिया, लेकर उसको तोड़ना चालू कर दिया, बोला मैं तेरे को माल सप्लाई करूंगा, मैं तेरे को माल सप्लाई करूं, करके आपका माल आपकी आंखों के सामने तोड़ रहा हूं। ये सब क्या इंडिकेट करते हैं कि रिप्यूडिएशन हो रहा है। सो एक्सप्रेस रिप्यूडिएशन में आप बोलकर, कुछ कर कुछ कहकर क्लियर कट कैंसिल कर देते हो, परफॉर्म नहीं करते हो। एम्प्लॉयड में आप कुछ ऐसी हरकत करते हो विच इज इक्विवेलेंट टू कि आप भाई परफॉर्म नहीं करने वाले। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज एंटिसिपेटरी और एक्सपेक्टेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माल की डिलीवरी करनी थी जिसकी मैं बात कर रहा था इनिशियली, रिसेशन डिस्कस करने के लिए कर रहा था, वो एंटिसिपेटरी ब्रीच का एग्जांपल था। 30 सितंबर को मैंने माल डिलीवर करना था, 30 सितंबर तक। मैंने आज 24 को आपको बोला, मैसेज भिजवाया रिटर्न, आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू डिलीवर गुड्स टू यू। आपको मिला मैसेज, आपके पास दो रास्ते हैं, मैसेज संभाल लिया आपने, कोर्ट में अप्लाई कर दिया रिसेशन के लिए, मतलब आप सीरियसली उसको लेते हो और तुरंत लीगल एक्शन वगैरह के लिए स्टेप्स ले लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आदि, कोर्ट को बोला आपको डिस्चार्ज करे, बेरी से डैमेजेस वगैरह दिलवाए वगैरह वगैरह जो भी है। दूसरा ऑप्शन है 30 सितंबर तक वेट करो और देखो मैं क्या करता हूं। आपको एंटिसिपेटेड ब्रीच में विश्वास नहीं है, बोला एक्चुअल ब्रीच होगा तब देखेंगे। मान लीजिए 30 सितंबर के पहले 29 को मैं लेकर माल आपके पास पहुंच जाता हूं और आपने अभी तक रिसाइन नहीं किया है, तो रखना पड़ेगा, और नहीं पहुंचता तो एंटिसिपेटेड ब्रीच हैज कन्वर्टेड टू एक्चुअल ब्रीच। नाउ यू कैन टेक लीगल एक्शन। तो आपका चॉइस है, यू कैन डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। भाई जरा ख्याल करिएगा, याद रखिएगा, अगर आप रिफ्यूज कर देते हो एंटिसिपेटेड ब्रीच मानने में, मतलब आप एक्सपेक्टेंट हो कि आपको अभी भी माल मिल सकता है, तो ठीक है, फिर अगर मिल जाए तो फिर ना नहीं कर सकेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको माल नहीं दूंगा 24 तारीख को, और 29 को आपकी और हमारी कंट्री के बीच में वॉर चालू हो गया, तो अपने आप ही भाई उधर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप सिर्फ एंटिसिपेटरी ब्रीच पढ़ लीजिए, अभी आई एम वेटिंग।